अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो एक बड़ा इशू है और ये ग़िज़ाई किल्लत दो तरफ़ा है। एक तो ये है कि हमारे पास खाने के लिए ग़िज़ा नहीं है, दूसरा ये मामला है कि हम सेहतमंद ग़िज़ा भी नहीं खा रहे। जो ग़िज़ा है वो भी नाक़िस है, हमारी जो सेहत के असूलों पर पूरा नहीं उतरती और उसमें न्यूट्रिशन इतनी नहीं होती कि हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। तो ये बड़ा अहम मामला है और ख़ास तौर पे अगर हम अपने बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को देखें, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नौज़ायदा बच्चे वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी बड़ी मुतासिर हो रही है और आपने अक्सर ये सुना होगा स्टंटेड ग्रोथ है कि जी वो जिस उम्र के हिसाब से जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए, उनके ज़हन को भी, उनकी जिस्मानी हैयत को भी, तो उसमें इजाफ़ा नहीं हो रहा। ये आखिर इसकी वजह क्या है और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आज का मौजू है। लेकिन इस मौजू में एक अहम बात ये है कि यहाँ एक तंजीम है, फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन FDO, वो ये काम कर रही है यहाँ पर किसानों की बेहतरी के लिए और ज़राअत से वाबस्ता लोगों की बेहतरी के लिए। और एक प्रोजेक्ट है उनका जो मुज़फ़्फ़रगढ़ में चल रहा है, जिसमें वो लोगों की जिस्मानी सेहत पर बड़ा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की सेहत पर काम कर रहे हैं कि उनको ग़िज़ाइयत पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही। और दूध जो है वो माँ का दूध उनको मुयस्सर है या नहीं है, उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं। इस पे उनका जो है ताउन WHH भी कर रहा है और नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी जो है वो इसको देख रही है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है। इसका भी जायज़ा लेंगे कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में क्या सूरत हाल है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ साहब। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज़ के, बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहक़ीक़ करते हैं और ग़िज़ाइयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इनसे बेहतर कौन समझता होगा ग़िज़ाइयत को। इनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे ग़िज़ा के हवाले से, आपके लिए बड़ी टिप्स होंगी। हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा। दूसरी मेहमान डॉक्टर अक्सा मरियम साहिबा, आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उनसे पूछेंगे कि जो हमारे नौज़ायदा बच्चे हैं उनके हिफ़्ज़ान सेहत के लिए हम क्या कर सकते हैं और माँ का दूध कितनी अहमियत रखता है और क्या हमारे यहाँ वो रुझान जो माँ के दूध को पिलाने का है वो बाकी है या कम होता जा रहा है और उसमें कोई अहम एलिमेंट्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे मेहमान जाहिद महमूद साहब, आप फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक है, डेवलपमेंट सेक्टर से मुंसलिक है और ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन से मुराद क्या है, इंसानी ग़िज़ा से मुराद क्या ली जाती है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। जहाँ तक ग़िज़ाइयत की बात है, ग़िज़ा की बात है, तो ज़िंदगी को सस्टेन रखने के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो हमारा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे जो है वो जारी व सारी रहते हैं, उनके लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे अज़ा होना ज़रूरी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है वो जारी व सारी रखें। ठीक है। ताकि अच्छा, हमारे फार्मूले में तो यही है कि 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, यही ग़िज़ाइयत है। जी, वो डेफिनेटली आपने अगर वो अज़ा लेने हैं तो कोई ज़राए से ही लेने हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि एक अलग बात है कि हमारे यहाँ जो रोटी है सिर्फ उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है और जो गंदम है पर्टिकुलरली हमने, या गंदम है और चावल और गंदम, इसी पर हम जो है वो फोकस किए हुए हैं। मतलब ये ग़िज़ा तो हो सकती है लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं, अगर हम इसको जी बिल्कुल ऐसे है। और ग़िज़ा मुतवाज़न ही होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं है तो उन दोनों सूरतों में, ग़िज़ा अगर मुतवाज़न नहीं है तो होगा क्या, या तो वो माल न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, या अंडर न्यूट्रिशन हो सकती है, या ओवर न्यूट्रिशन हो सकती है, ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाएंगी। और उनके चेहरे से भी महसूस होगा, पिलाहट होगी, आंखों से भी महसूस होगा। वो हमारे तो अक्सर बच्चे इसी तरह नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर है, जब सर हमने फ़र्ज़ किया कि जो एनर्जी वाले कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, वही नहीं लेने तो जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। चौथे 5वें नंबर पर है मिल्क प्रोड्यूसर हम, लेकिन दूध पीने को नहीं मिलता, पता नहीं ज़ाहिर है अगर वो दूध नहीं होगा तो ये मेरा ख्याल है वो भी आपके जिस्म पे असर डालेगा, खासतौर पर बच्चों को अगर दूध नहीं जो दूध है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा। अब इसमें हर वो न्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें खुराक के अंदर मिलने चाहिए। तो चूँकि दूध एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि लाज़िम व मलज़ूम हैं वो होने चाहिए। इसीलिए तो फिर
देखें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खुसूसन जो मैमल्स हैं, जो कि दूध देने वाले जानवर हैं या जानदार हैं, उनके बच्चे की जो पहली ग़िज़ा है वो दूध ही होती है, उसी माँ का दूध है। मतलब एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो ग़िज़ाइयत का बंदोबस्त जो है वो खुद ही करती है। डॉक्टर साहब, ये अभी हम जिक्र कर रहे हैं जनरल, लेकिन बच्चों के लिए भी जो है वो ग़िज़ाइयत बड़ी अहम है। ख़ासतौर पे जो नौज़ायदा बच्चे हैं वो तो ये कह भी नहीं सकते कि हमें भूख लगी है या फ़लाँ चीज़ खानी है या फ़लाँ चीज़ खानी है, तो उनकी मतवाज़न ग़िज़ा जो है सुनने में तो यही आता है कि जी वो माँ का दूध जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, कैसे उसकी न्यूट्रिशन, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली अल्लाह ताला ने बच्चों के लिए गिफ्ट दिया है। उसके लिए उसके अंदर जो मदर्स मिल्क है उसके अंदर 70% वाटर कंटेंट भी है। यहाँ तक है कि आपने पानी तक बच्चे को नहीं देना। अच्छा, फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। दूध माँ का दूध ले रहा है बच्चा तो विदिन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी आपने जो है ना बेबी को ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट कराना है और 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके अलावा पानी की भी ज़रूरत नहीं है आपको। इतनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। हम पैदा होते ही जो है वो घुटी देने की कोशिश करते हैं जिसमें वो शहद या कुछ और इस किस्म की घुटियाँ बनी हुई मिलती हैं, वो ठीक है? नहीं, ये उल्टा नुकसानदेह है बेबी के लिए ना, उसके लिए नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो रिवाज है बड़ा वो, नहीं, यही तो हमने आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमने ये चीज़ नहीं देनी बच्चों को। सिर्फ फ़ौरन से मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और बेबी अपनी फीड ले लेगा। ईजी टू डिलीवर है, चीप है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ब्रेस्ट मिल्क के साथ। बस आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। जाहिद साहब, ये आपके पास तो कोई डाटा शाटा भी होगा, मुल्क का भी होगा कि जी हम कोई ग़िज़ाई किल्लत का किस तरह शिकार हैं और जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं साउथ पंजाब में क्या कैफियत है? सर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ओवरऑल इसका अगर हम न्यूट्रिशन के हवाले से देखें तो हर 10वें में से 4 बच्चे जो है ना वो इस टाइम जो है ना हमारे पास मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और स्पेशली ये है कि साउथ पंजाब हर 10 में से 4 हर 10 में से 4 बच्चे जो है ना मेल न्यूट्रिशन का जो है ना वो शिकार हैं। ये 2018 का जो न्यूट्रिशन सर्वे है ये उसका डाटा है। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि 2018 के बाद जो है ना वो सर्वे ही नहीं हो सका। अब उसकी क्या कंडीशन है, वो चूँकि हम लोग जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो डाटा आ रहा होता है उन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा। बट नेशनल लेवल पर 2018 के बाद अब 2025 हो गया, कोई सर्वे नहीं हुआ स्टिल ना। और आप ये देखें, अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ये शरह बढ़ रही है। ये शरह सर बिल्कुल ये कम होने के, जिस तरह हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो कम होने की बजाय ये बढ़ रही है। बिल्कुल सर, ये शरह जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही बढ़ रही है। और स्पेशल आप ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर, अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसका जो टाइटल है वो यही है बुनियादी तौर पर, ग़िज़ा और ग़िज़ायत के ज़रिए इस्तेदाद कार में बेहतरी का मंसूबा ना। ठीक है, तो उसमें ये है कि ना ये मुजफ्फरगढ़ के अंदर ही काम क्यों कर रहे हैं। इस्तेदाद कार में बेहतरी से मुराद क्या लें हम? मतलब आप लोगों के रिसोर्सेज बढ़ा देंगे या उनकी अवेयरनेस बढ़ा देंगे, रिसोर्सेज वही रहेंगे, वो अपनी ग़िज़ाइयत को कैसे बेहतर कर लेंगे? अच्छा सर, अच्छा ना डॉक्टर साहब, इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरती यही है कि भाई ना जस्ट ये नहीं है कि भाई ना लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड कर देना, बिकॉज वो हम लोग कर नहीं सकते। इस्तेदाद कार से हम मुराद ये ले रहे होते हैं कि हमने लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करना है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना तो उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है। और उसके अलावा हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं वहाँ पर। मतलब जो वसाइल उनके पास हैं उन्हीं को बेहतर इस्तेमाल बताना है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना है। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो बेहतरीन जो खूबसूरती है ना, तो उसमें यही है कि ना इसका जो टारगेट ग्रुप है ना वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। लैक्टेटिव से क्या मुराद? लैक्टेटिंग से वुमेन ऐसी ख़वातीन जो दूध पिलाती हैं बच्चों को ना। तो ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि ना इसका जो टारगेट ग्रुप है ना वो यही ग्रुप है, इन्हीं को फोकस किया होगा और इसी को सामने रखते हुए बाकी सारी जो आपने हदफ क्या मुकर्रर किया है कि आपने कितने अरसे में क्या हासिल कर लेना? मैं एक ब्रेक ले लूँ फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अहम मौजू है। मिलते हैं छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं जो हम बता रहे हैं कि आप अपनी ग़िज़ाइयत किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जाहिर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो इसका हदफ होगा ना कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करके उनकी ग़िज़ाई किल्लत को दूर करेंगे, उनकी स्टूडेंट ग्रोथ बच्चों की वो ठीक करेंगे, क्या कुछ हदफ मुकर्रर किए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपना डॉक्टर साहब कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना उसके लिए हदफ जो है ना वो मुकर्रर किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ भी कर दूँ कि ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के अंदर ना रंगपुर के अंदर जो एक बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसके जो 2 यूनियन कौंसल हैं, एक चकफराजी है और एक अजीज़ाबाद है।
और इसकी सबसे एक और खूबसूरती ये देख लें कि हमारे पास जो है ना ये जो 2 यूनियन काउंसिल हैं, एक जो है ना वो ड्राउट है, दूसरी जो है ना वो रिवराइन बेल्ट है। अच्छा, दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल सारा ना, तो यहाँ पर जो है ना लोग खुश हैं इस प्रोजेक्ट से, लोग खुश हैं। ऑब्वियसली लोग जो है ना वो खुश हैं, क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो उसमें लोगों की राय यही थी कि भाई ना हमारे पास जो है ना चीज़ें अवेलेबल, रिसोर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें मतलब चीज़ें जो है ना वो बताई नहीं जाती उस तरीके से। अच्छा, इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि ना वो जो टारगेट ग्रुप, जो अभी हमने यही बताया आपको कि भाई ना हमने जो ग्रुप को किया हुआ वो ये टारगेट है ना, और 8054 हाउस होल्ड इन 2 यूनियन काउंसिल के अंदर 8054 घराने, इनको जो है ना वो टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि 8054 घराने तक वहाँ पर जो है ना, एक तो वहाँ तक बात पहुँचती है तो फिर वो आगे उनके ज़रिए बाकी लोगों तक पहुँचेगी, और जाहिर है सोसाइटी में इसी तरह चेंज आती है। मैं डॉक्टर साहब से राय लूँ। डॉक्टर साहब, ये आपका जो आपने दुनिया भी फिरी है, पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि हम ये अंदाज़ा तो लगाते हैं, जब भी शहर में भी घूम रहे हों तो हमें ऐसे नज़र आता है कि लोग जो है ना वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उनके अंदर जो जिस्मानी सेहत जिस लेवल पर होनी चाहिए वो होती नहीं है। अच्छा, हर आदमी ना थका थका सा नज़र आता है, कहता है जी मैं यार हिम्मत नहीं है ये काम करने की, लेटर रहूँ मैं, काम ना करूँ। ये मंज़र जो है हमें बाहर नज़र नहीं आता। आपकी क्या राय है? हमारे पास ग़िज़ा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए, ग़िज़ा की किल्लत है, या जो ग़िज़ा मौजूद है उसको हम सही अंदाज से खा नहीं पा रहे? सर, इस तरह है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ग़िज़ा की कमी नहीं है। कमी नहीं है, कमी नहीं, ग़िज़ा मौजूद है, उसे इंटेक उसका मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये कहते हैं कि अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी उसको ले नहीं सकता। ठीक है, एक आप देखें, एक आम आदमी है, मतलब आपकी पहुंच में नहीं है, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो सामने पड़ी हुई है। असल वजह यही है कि उसकी रेडियो पर फ्रूट कितना पड़ा है, लेकिन एक बेचारा आदमी जब जाता है तो वो सोचता है कि मैं लूँ कि ना लूँ। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके पास पैसे। तो यही सूरत हाल देहात में भी है। देहात में इससे मैं समझता हूँ कि चूँकि शहरों के अंदर ज़रा मजदूरी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, लिहाजा लोगों की एक्सेसिबिलिटी निस्बतन ज़्यादा है, और जबकि देहात के अंदर मजदूरी जो है वो कम होने की वजह से गुर्बत ज़्यादा है, और गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से फिर एक्सेसिबिलिटी जो है वो तो वो डेटा से जुड़े हुए हैं। अपने लिए बंदोबस्त तो कर सकते हैं, मुर्गे रख सकते हैं, लस्सी का बंदोबस्त करते हैं, दूध का बंदोबस्त कर सकते हैं, कुछ जानवर रख सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं। जी, अच्छा सर, इसमें यह है कि आप ये देखें कि देहात के अंदर हमारा डेटा भी यही साबित करता है कि वहाँ पर कम है। आप पाकिस्तान, ये जो सर्वे की बात 2018 की बात है, उसमें भी यही है कि स्टंटिंग देहात में निस्बतन ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पर जो वेस्टिंग है वो भी ज़्यादा है देहातों के अंदर। रीज़न यही है कि एक बंदा जब वो पालता है तो मारपीट के वो बच्चों के बेसिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो कोशिश, और दूध तो वो बेच देता है ज़्यादातर, फसलें तो वो जो अहम चीज़ है वो बेच देता है। ना मुर्गी मिलती है, ना मक्खन मिलता है, ना देसी घी मिलता है, ना दूध मिलता है, फिर उसको क्या, वो दूसरों को बेच देता है, और बेच के पैसे जो अर्न करता है वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करता है। वो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो असल में लेनी चाहिए, जो मीट लेना चाहिए एक वीक में एक दफ़ा, तो कम अज़ कम उसको वो नहीं ले पाता। पूछेंगे कि बैलेंस डाइट के लिए क्या होना चाहिए। जाहिर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। आपने भी यही एक्सपीरियंस किया कि देहात में ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि देहात में जो है ना वो ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने ये देखा कि लोग जो है ना सब्ज़ियाँ उगा रहे थे, बट ये है कि ना एक सब्ज़ी मैक्सिमम, वो भी जस्ट जो है ना अपने घर के लिए। तो हमने क्या किया, वहाँ पर जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ उनको लेकर आए। उसमें 400 डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट्स लगाए डाइवर्सिफाइड गार्डन के। अच्छा, उसी के साथ साथ फिर जब हमने कैंपेन लॉन्च की, एंड वी हैव अ डाटा कि 2500 हाउस होल्ड ने डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, बिल्कुल, वो अच्छा मॉडल अच्छा होगा ना जी उसको। बिल्कुल। और उसमें ये था कि देखिए, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट ये था कि उनको थोड़ा सा जो है ना पुश अप करने की ज़रूरत थी। अब किचन गार्डनिंग के लिए आपको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 मरले 3 मरले वो ऑब्वियसली देहातों के अंदर मौजूद होती है। तो अगर आप सब्जी का पैकेट भी लिया जाए जिसको आपने ग्रो करना है, तो वो भी आपको 100, 125, 150 में मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। तो वो लोगों को पुश करके ना वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेकर आए ना। ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो हालत थी ना वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी के अंदर ये साथ जो अगर ऐड करूँ मैं इसी के साथ हालत में माइल न्यूट्रिशन के हवाले से, तो वहाँ पर हमने 8054 हाउस होल्ड की ना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्क्रीनिंग की, मॉक की उनकी ना। तो उसमें से जो फर्स्ट फेज़ किया, उसमें से जो बच्चे 272 चिल्ड्रन थे जो
मेल नरिश थे, जिसको हम कहते हैं सैम, ठीक है, सवियर एक्यूट मेल नरिश। अच्छा ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा खतरा होता है कि उनकी डेथ भी हो सकती है। वो 272 ऐसे केसेस थे। फिर हमने क्या किया, हमने उनको सपोर्ट की। अब वहाँ पर इशू क्या होता है कि बच्चा अगर छोटा है ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये जड़ा ना सया की वड्डा थी सी जड़ा ना आपे जड़ा ना ये ठीक थी आसी, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि भाई ना ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। तो वहाँ पर ये हुआ कि भाई ना जब वहाँ पर जाकर मॉक की गई, स्क्रीनिंग की गई, उनको बताया गया कि ये एक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, ना कि ये बड़ा होकर जो है ना वो इसकी ग़िज़ा बेहतर होगी ना। तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना हॉस्पिटल जो है ना वो जाते हैं तो या तो फिर कोई मसला होता है या हम जा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की उस हॉस्पिटल तक ना, और उनका लिंकेज डेवलप कर दिया कि कल को वो वहाँ पर जाते हैं तो उनकी एक्सेसिबिलिटी हो वहाँ पर ना, स्क्रीनिंग के लिए भी जाए, वहाँ से मशवरा भी मिल जाए, अच्छा फिर उनको देखें। बात यह कि ना गवर्नमेंट के पास जो है ना वो ग़िज़ा के हवाले से, मतलब ये अपना मेल नरिश के हवाले से या सैम के हवाले से जो है ना वो कोई ना कोई मेडिसिन अवेलेबल होती है ना। जब लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो लेते नहीं हैं। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब ये हुआ कि ना जो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे 272 केसेस थे वो सारे के सारे रिकवर हो गए हैं। अच्छा जी, तो अब उसमें मतलब नहीं है वो रिकवर। वो क्या हुआ फिर उसी के साथ साथ सिर्फ उनको देखा देखी बाकी लोग भी बाकी लोग। अब वो हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार पहले लोग हमारे पास नहीं आते थे, अब वहाँ पर रश होता है। अब क्या होता है, वो छोटा या बाल कमजोर होवे ना, वो फौरन जड़ना चाहते अस्पताल चले, सारा बाल कमजोर है जरा देखो ना। अच्छा दैट्स गुड। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो माओं की तरफ से बच्चों को दूध पिलाने का रुझान है, ये इतलात है कि उसमें भी कोई माएँ अवॉइड करती हैं, कम होता जा रहा है, आपकी क्या रिपोर्ट्स बताती हैं? कम है, इसकी रीज़न मुख्तलिफ है। एक तो लोगों में मिथ्स हैं, लोगों को ये लगता है कि जो कुछ आवाम आती है कि ये तो इसका तो दूध ख़राब है, उन्होंने कोई लोकली टेस्ट किए हुए होते हैं, उस पर वो कहती हैं कि इसका दूध ख़राब है, इससे बच्चा मर जाएगा, तो वो नहीं फीड कराती। इसके अलावा जो सिजेरियन वाली मदर्स होती हैं उनको ये होता है कि अभी तो खुद ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, ये तो लेटी हुई है। हालांकि डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, मदर लेट के भी फीड करा सकती है। तो बस उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, और जो फर्स्ट 2-3 डेज़ होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें। तो उसी में अगर आप वो तो अमूमन वो समझते हैं कि ये गाढ़ा दूध है जी, ये ठीक नहीं है, शायद इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और वो उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। अच्छा, उसमें ज़्यादा क्लोस्ट्रम उसको बोलते हैं, और वो उसके अंदर ये होता है कि एक तो वो इजीली डाइजेस्टिबल है, उसके अंदर फैट कंटेंट कम है, शुगर कंटेंट कम है, जिससे वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनको भी वो शुरू वाला दूध नहीं पीने देते जी, ये मिथ है, यही दूर करना है लोगों का। इसके अलावा इसके अंदर बल्कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जो कि बेबी को ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है ना जी, उसमें ग़िज़ाइयत भी है और उसमें हिफाजत भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए यही ज़रूरी है कि जैसे ही बेबी डिलीवर हो फ़ौरन से आप विद इन 1 आवर, चाहे वो सिजेरियन से हुआ है या नॉर्मली डिलीवर हुआ है, आप फ़ौरन से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराएं और उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के ऊपर रखें। बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बच जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होते, डायरियाज नहीं होते, इस तरह के बच्चों को एयर इन्फेक्शंस नहीं होते। इसके लिए बार बार वो हॉस्पिटल का विजिट करते हैं। मेल न्यूट्रिशन नहीं होती तो इस तरह के बच्चों में। तो ग़िज़ाइयत का सबब है, दूसरा जो है वो सेहत के लिए भी जो है ना बहुत अच्छा है, बीमारियों से बचाएगा। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसमें बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ आइएगा, न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाइयत पर और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। और वक्फे में हमें मैडम आयरस ने ज्वाइन किया है, जो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पर ये मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए और बच्चों की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो मुहिम वहाँ चली है, इससे कोई बेहतरी भी हुई है? लोगों को ये महसूस हुआ है कि ये हमारे लिए काम हो रहा है और हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से, या अभी हालात वैसे ही हैं? हम FDO टीम के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे गांव में शुरू करवाया, हमारे इलाके में शुरू करवाया। तो पहले तो ये बहुत सारे लोग तो जो थे वो माएँ और ख़ासकर बच्चे जो थे वो कमज़ोर थे और लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन अभी बहुत बेहतरी आई है। अभी हमारे तकरीबन ख़वातीन जो हैं वो भी सेहतमंद हैं और बच्चे जो हैं वो भी सेहतमंद हैं। क्योंकि पहले हमने ये वो सर जी बता रहे थे पहले कि हमने मॉक किया है, चेक किया बच्चों की, तो अभी जब पहले फेज़ में किया था ना वो ज़्यादा बच्चे आए थे, लेकिन अभी किया है तो अभी हमारे, मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ कि पहले 8 थे और अभी 4 हैं।
अच्छा। और ये आधी बेहतरी तो आ गई, आधी बेहतरी आ गई, अलग तो ये रहेगा बड़ी मजीद, शुक्र हाँ, वो मजीद है, खुशी की बात है कि खवातीन या लोग बच्चे जो है वो अभी सेहतमंद हो रहे हैं, माएँ इस जो तरफ आ है रही। वो बच्चों को दूध पिलाने से अभी भी कतराती हैं या ठीक है सूरत हाल? देहात में क्या सूरत हाल है? देहात में ना माएँ कोशिश करती हैं कि वो अपने ही दूध बच्चों को पिलाएं, लेकिन वो औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती जो कमज़ोर होती हैं और जो कुछ बीमार होती हैं, उनका दूध जो है वो बच्चे के लिए नाकाफ़ी होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उसके अलावा दूध ये बड़ा जो है वो अहम बच्चे पहलू को- बताया डॉक्टर साहब, ये आपसे रिलेटेड है कि भी अब वो जिस्मानी कमज़ोरी नज़र आ रही है, उसकी हैयत भी इतनी कमज़ोर है, ऐसे लगता है कि जी वो खुद भी जो है ना उसको खुद दूध की ज़रूरत है, तो ऐसी कैफियत में क्या करना चाहिए? ऐसे में इर्द गिर्द वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी डाइट का ख्याल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन, में, उसे कैल्शियम ख्याल दें, रखें। उसे खुद दूध पीने को अच्छी गुजार दें। ठीक है। इसके अलावा जो उसके ऊपर बर्डन है, जैसे देहात की औरतें ज़्यादा खेती बाड़ी करती हैं, वो बिजी रहती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ भी बहुत थका देने वाला काम है। अच्छा, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड मांगता है, तो ठीक है। उसको आप थोड़ा रिलैक्स करें अच्छा। और उसको टाइम दें कि वो अपने बेबी के साथ गुजारें। इस फीडिंग के दौरान भी उसकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा जाए? जी बिल्कुल, माँ उसकी की हाँ ग़िज़ा जी, का। उसकी डाइट का भी ख्याल तो क्या रखें। चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चे के लिए दूध बेहतर मुयसर हो सकता है और माँ की ग़िज़ाइयत भी अच्छी हो सकती है? उसमें कुछ टिप्स हो ना, वो जी हमें बिल्कुल, बताएं। नेचुरल चीज़ें दें उसको, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, दूध वो खुद भी पिए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले। अच्छा, सप्लीमेंट ले। जी, कैल्शियम सप्लीमेंट तो पैसे से मिलेंगे, वो फिर एक जी और मुश्किल मरहला है ना जी। हाँ, हाँ, लेकिन कोशिश करें। वो हमें अगर- टोटके बताएं, वो आप सोच के बताइएगा, आखिर में आपसे पूछेंगे कि ऐसे टोटके बताएं कि जिससे जो है वो इर्द गिर्द अवेलेबिलिटी हो ना, जी जी जिससे मतलब चलिए डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, इनको भी अंदाज़ा होगा कि वो क्या टोटके हो सकते हैं, क्या चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिसमें खर्चा ना हो, खर्चे वाला ज़रा काम हो तो हमें पता है कि जी ये खर्चा कर लें तो सारा ठीक हो जाएगा निज़ाम। जी बिल्कुल, मैं इसमें एडअप कर लूँ। बेसिकली क्वेश्चन वही है कि हम ये कहते हैं कि एक आम जो औरत है जो शादीशुदा या शादीशुदा से पहले ठीक है। जितनी वो डाइट ले रही है, प्रेगनेंसी के बाद वो अपनी डाइट उसको डबल करनी चाहिए, न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव में। अच्छा। रीज़न ये है कि अब वो उसका बेबी उस पर डिपेंडेंट है। अब वो और जो एक बंदा खाएगी, नहीं, वो दो बंदे हैं, अब दो दो बंदे बंदों की हैं, खुराक चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा अगर वो रिकमेंडेड है, सपोज़ किया कि 1/4 जो है वो केजी अगर दूध लेना है तो वो ½ केजी पर चली जाए। ठीक है। इसी तरह से जब एक औरत, जब उसकी डिलीवरी हो जाए और जब उसका बेबी है, तो अब बेबी की डाइट 2 गुना है। तो ये होता ये है कि अब वो बेबी की केयर करने की कोशिश करती है, जबकि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। जबकि हम ये कहते हैं जितनी प्रेगनेंसी के अंदर उसकी डाइट थी उससे 2 गुना होगी, यानी आम आदमी की निस्बत 4 गुना हो जाएगी। अच्छा, जबकि ये रिवर्स हो जाता है रिवर्स केस। हो जाता है। अच्छा, उसके लिए भी तो वसाइल चाहिए ना ठीक है, साहब। नहीं देखिए, वसाइल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में भी आ रही है कि अब हमने बच्चे भी उतने ही पैदा करने हैं जितनों को वो पाल सकते हैं। तो ये एक अलग डिबेट है, इस पर भी लोगों को फोकस करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रही उसकी जो डाइट है, जो आम डेली लाइफ में उसको फ्रेश वेजिटेबल्स पर फोकस करना है, ये तो चीपर है ना जी। मैं चाह भी यही रहा था कि आप हमें वो टिप्स दें जिससे माँ के दूध में इजाफा हो जाए। जी जी। मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसर हूँ, जी जी। ऐसी ग़िज़ा जो है ना, मैं यही अर्ज करने लगा था कि हमारे यहाँ असल में कुकिंग इंटेंसिव बहुत होती है। हमारे यहाँ ट्रेंड है ये ना, हमारे ठीक यहाँ, है। जबकि बाकी ग्लोबली ये नहीं है। हम डीप फ्राइंग करते हैं चीज़ों फ्राइंग की। करते हैं, बिल्कुल। बाकी दुनिया के अंदर वो बॉयल करके उसके ऊपर छिड़काव करते हैं ऑयल का। ठीक है। तो ये वो फ़र्क है कि जिसकी बेसिस पर मतलब इंटेंसिव कुकिंग से बचा के, इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स। इंटेंसिव कुकिंग से क्या हो जाता है? इंटेंसिव ग़िज़ाइयत कम हो जाती जी जी बिल्कुल, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका लॉस हो जाता है, वो हीट स्टेबल। है? इसको मतलब आसान देखें कि आप बहुत ज़्यादा जब चीज़ पकाते हैं, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा पकाते हैं या तेल में जो है वो बड़ी देर तलते रहते हैं, तलते रहते तो उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अब जब ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हम बेशक जितना मर्जी उसको खाएं, लेकिन है ही उसके अंदर जो वो ग़िज़ाइयत वाइटल आती रहेगी। न्यूट्रिएंट्स है वो हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। वो ख़त्म, वो कम नहीं हुए बल्कि ख़त्म हो गए हैं। जितने विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा। विटामिन ए, बी, ए, डी, ई और के जो फैट सॉल्युबल है वो कुछ रहते हैं, लेकिन बाकी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमें इंटेंसिव कुकिंग से बचना है, जो एहतियात की ठीक है, ज़रूरत है। ठीक है। हमें इसकी तो फिर बजाय कच्चा रह जाएगा वो तो हमें जायका नहीं देगा। गोश्त भी अगर हल्का हल्का कच्चा रह जाए, सब्जी भी कच्ची रह जाए, तो हमें तो मज़ा नहीं आता। देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आप, मैं कहता हूँ कि वेजिटेबल्स हैं, इनको लाइटर कर लेना, ज़्यादा तो नहीं। बस हमारी boil कर लें ज़्यादा आप। डाइट जो है वो वेजिटेबल्स है। मीट तो हम वैसे ही, मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली
एक्चुअली तो हफ्ते में एक दफ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ आना चाहिए। अभी आपने ये देखा होगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप सिर्फ एक फ्लोर ना लें, मिक्स्ड फ्लोर लें मुख्तलिफ चीज़ों का। क्यों? अब ये सबको पता है कि जी उससे बहुत सारे ऐसे उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है और अल्टीमेटली उसकी डिजीज़ जो है वो मैनेज हो जाती है। ये तो एक एग्जांपल मौजूद है ना। इसी तरह हमें डाइवर्सिफाइड टाइप की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गोश्त, इनको लेने की ज़रूरत है, मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको कहते हैं। तो ये जो फ्रिज में रखी हुई ग़िज़ाएँ हैं, जी जी, उससे भी न्यूट्रिशन कम होती है? देखिए अब तो देहात में बड़ा रुझान आ गया ना, ये हर घर में फ्रिज है, जी जी, रख देते हैं, सब्ज़ी भी ला के फ्रिज में रख देते हैं, काट के रख देते हैं और फिर कई दिन बाद पका रहे होते हैं। जी जी। जो फ्रिज में रखना है ये डिपेंड करता है कि उसकी किस टेम्परेचर पर रखा है। अमूमन आम जो फ्रिज के अंदर रखा है, अगर वो 2-4 दिन रख लिया है तो कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, बल्कि वो बेहतर है, क्योंकि आजकल जो फार्मर है वो वेजिटेबल पर स्प्रे करता है, उसके वो डिग्रेडेशन हो जाती है, रेजिडुअल इम्पैक्ट कम हो जाएगा, वो बेहतरी है बल्कि इसमें। ठीक है, मतलब ग़िज़ाइयत का इतना कमी का कोई मसला नहीं। ग़िज़ाइयत की जो मसला आ रहा है वो कुकिंग, इंटेंसिव कुकिंग, डीप फ्राइंग, वो तो फिर किसी खातून से पूछा जाए ना जी, वो जायका भी बरकरार रहे और एग्रेसिव कुकिंग भी ना हो। नहीं, वो औरतों को चाहिए कि कोशिश करें इस पे ना जितना हो सका। ऐसी नहीं बात के मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे डीप फ्राइंग, मछली हम सिर्फ एक ही शेप में खाते हैं, बस उसको तल के ना अच्छी तरह कढ़ा में डाल देते हैं मछली को, और फिर वो अच्छी तरह पक जाती है, फिर निकालते हैं। हालांकि दुनिया भर में उसकी बड़े तरीके हैं जहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी जिक्र भी किया इन्होंने, हम अक्सर देखते हैं कि अब बड़ा रुझान है कि हमारी जो ख़वातीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है वो अमूमन हॉस्पिटल में होती है। चलें ये सेफ्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन उधर हॉस्पिटल्स में भी एक रुझान है कि जी जिसकी भी बच्चे की पैदाइश होनी है वो ऑपरेशन से ही होनी है। अच्छा, उसमें चलें बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी हकीकतें भी हैं, लेकिन चलें अगर ऑपरेशन होता है, सिजेरियन है, उसके ज़रिए बच्चा पैदा हुआ है, तो माँ तो अगर उसका 2-3 बोतलें खून भी निकल गया है और वो ऑलरेडी जो है शदीद कमज़ोरी का शिकार है, और उस वक्त आप ये मशवरा दे रही हैं कि नहीं वो बच्चे को दूध भी पिलाए, तो ये सूट करता है? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग का मदर के ब्लड लॉस से तो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, उल्टा। अच्छा। बल्कि जो वजाइनली ब्लड लॉस हो रहा होता है आफ्टर डिलीवरी, उस ब्रेस्ट फीडिंग से यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अपनी जगह पे वापस चली जाती है, ब्लीडिंग कम होती है मदर को। अच्छा। जिसको आम ज़बान में हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं ना, कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें इसका इंसिडेंस कम है। तो ये भी इस तरफ, इवन अगर सिजेरियन भी हुआ है तब भी घबराने की जरूरत नहीं, रिगार्डलेस ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, आपने विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी बेबी को फीड कराना है। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर इसमें बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाइयत पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको टिप्स भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने अपनी ग़िज़ाइयत को किस तरह पूरा करना है। डॉक्टर साहब, आप बात बता रही थी, वो ज़रा अधूरी रह गई थी वक्फे की वजह से, कि अगर वो खातून अगर किसी का सिज़ेरियन भी हुआ है, बड़ा ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी हुआ है, तो आप ना घबराएं, और इससे ना घबराएं कि बहुत कमज़ोर होगी है माँ, अब उसको दूध पिलाएगी तो ज़्यादा जो है मसाइल हो जाएंगी। अच्छा, अगर किसी खातून ने ऐसा कर लिया है, 2-4 दिन फीडिंग नहीं की, ठीक है, तो तब भी उसे वापस आ जाना चाहिए? अमूमन ये होता है कि वो कहते हैं ये अब तो दूध खुश्क हो गया, अब क्या? नहीं, वो दोबारा से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये है कि इनिशियल 1-2 डेज़ वाला जो मिल्क होता है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसकी तो अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए और उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे सिजेरियन भी है तो उसे। अच्छा, अगर वो ऑपरेशन हुआ है और उसने फीडिंग भी की है, तो उस वक्त उसको क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे दूध भी बढ़ सके और अपनी उस वक्त तो खैर जैसे ही आप बेबी को मदर के साथ अटैच करते हैं ना, तो उसकी सक्शन से ही अल्लाह ताला की तरफ से ब्रेन से स्टिमुलस जाता है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और बेबी की अमाउंट जितनी उसको चाहिए होती है उसके लिए वो इनफ होती है। इसके अलावा मदर तो वैसे फर्स्ट 6 आवर्स तक तो कुछ नहीं खा रही होती, वो उसको आईवी ड्रिप्स वगैरह लग रही होती हैं, लेकिन उससे वो पूरा हो जाता है। उसे खुद भी माँ को दूध पीना चाहिए, उसके लिए हेल्पफुल क्या हो सकता है? हाँ, दूध या जूसेस या ग़िज़ा में से क्या हेल्पफुल हो सकता है? बाद में जैसे अब जब उसका जब वो स्टार्ट लेती है फीड करना, तो वैसे तो लिक्विड से इंटेक करती है, और इसका इतना ये है कि पानी भी इवन वो पीती है ना, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है। ठीक है, तो उसकी तो कंपोजिशन अल्लाह ताला की तरफ से है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, कोई स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मदर को भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से, तो मदर के लिए भी इतनी खौफनाक बीमारियों से भी बचाती है। जी बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना, ये तो तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से ना, 2 ईयर्स तक सब बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, सब माओं को। ठीक है मैडम आयरस, हमें आप ये बताइएगा कि आपके इलाके के लोग
ये चलें, ये तंजीमें हैं, कुछ बाहर के इदारे हैं, कोई यूनिवर्सिटियां हैं जो काम कर रही हैं, वहाँ आके लोगों को आगाही दे रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो। आपके अंदर खुद भी कुछ वहाँ के लोग चाहते होंगे कि ये होना चाहिए हमारे इलाके के लिए, कोई जहन में है कि भी ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा? हाँ जी, है ये ना, लोगों को इन्होंने अवेयरनेस इतनी दे दी है ना अभी ख़वातीन को, ये तंजीमों ने, तो अभी लोग खुद ही अगर ना भी कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाएं या कुछ करवाएं, क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस आ गई है, हम कुछ लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1000 सुनहरी दिन क्या होते हैं, ठीक है, और ग़िज़ाई प्रोग्राम 1000 सुनहरी दिन होते हैं हमल की पहले दिन से लेके ना, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, उस वक्त तक ये 1000 सुनहरी दिन होते हैं। अच्छा। इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं ख़वातीन को कि वो हमल के दौरान उन्होंने क्या खाना है, अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर करना है, अपना डॉक्टरी मुआयना करवाना है, हॉस्पिटल जाना है। फिर जब बेबी पैदा हो जाता है उसकी, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया है कि उसकी पहली खुराक माँ का दूध होता है, उसके साथ ही उसको दूध के साथ ही बच्चे के जब 6 माह तक माँ ने अपना ही दूध देना है, उसके बाद उसकी इजाफी खुराक जो है बच्चे को साथ लगा देनी है, जिसमें वो नरम ग़िज़ा होती है। किसी ज़माने ना माएँ जब उम्मीद से होती थी तो हम देखते थे देहातों में ना वो देसी घी की चूरी बना के खिलाई जाती थी, देसी घी खिलाया जाता था और दूध पिलाया जाता था और सेहत का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता था माओं का। और फिर वो बच्चे पैदा होते थे, वो भी हम देखते थे तगड़े तगड़े होते थे। तो अभी भी वो रुझान है वहाँ पर देहातों में कि भी बच्चों माओं को इस तरह खुराक देनी है? हाँ जी, रुझान है, लेकिन आजकल जो ख़वातीन है ना, वो पहली ख़वातीन की तरह ये देसी घी और दूध को पसंद नहीं करती। हाँ जी, इसीलिए वो कुछ कमज़ोर होती हैं। इसलिए अब हम उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं कि वो अपनी खुराक को बेहतर करेंगी तो वो बेहतर बेबी पैदा करेंगी। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि अक्सर हम लोग मिले ना, वो कहते हैं जी मैं खालिस खुराक के खाई हुई हैं, ठीक है ना जी, 17 साल का 80 साल का बंदा है, तगड़ा फिर रहा है जी, हम जो 20-20 साल के 25-25 साल के उसके सामने गिरे पड़े होते हैं जी, क्या सूरत हाल है। तो ये जो एक तो एलिमेंट ये है कि भी अच्छी खुराकें खाते थे, तो दूसरा ये एलिमेंट है कि माओं को भी अच्छी खुराक खिलाई जाती थी, तो उस तरह की खुराक जो है वो जो बहुत ताकत वाली खिलाना, वो भी ग़िज़ाइयत के ज़ुमरे में आती है या वो भी अदम तवाज़ुन है? देखें, अगर न्यूट्रिशन जितनी बैलेंस डाइट चाहिए अगर उससे ज़्यादा खाई जा रही है तो उससे ओबेसिटी और इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे और अल्टीमेटली वो भी हम उसको भी मेल न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। ठीक है। लिहाजा बैलेंस डाइट जो है वो लेना ज़रूरी है। अब हमारे देहात में जो इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद है, अंडे हैं, दूध है, सब्जियां हैं, इनमें से अगर माँ के लिए एक बैलेंस डाइट आप बना के दें, जो अगर चलें प्रेगनेंसी की पीरियड में भी है, तो क्या होना चाहिए उसे? मैं ये समझता हूँ कि उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर एटलीस्ट अगर वो प्रेग्नेंट है तो 2 अंडे कम से कम जो है वो सुबह के नाश्ते में उसको लाजमन लेने चाहिए, कम से कम 2 अंडे। इसी तरह से ज़्यादा, वैसे ये भी बताते जाए ना, इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट में बाहर आ जाता है उसके दो जो है ना वो अंडे आपने कम से कम कहा तो 2 अंडे कम से कम जो है वो लें। इसी तरह से ये जो उनकी डाइट में मीट के सोर्सेस में ये आएगा और प्लस फैट के सोर्सेज में से आएगा। सीरियल हम वैसे ही लेते हैं जो आम तौर पर, बाकी इसके अलावा उसको दूध कम से कम जो है वो आधा किलो लाजमन लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, ताकि उसके जो और विटामिन डी और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कच्ची जो सब्जियां हैं, खुसूसन फ्रूट्स जो है फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां मौसम के जो हैं वो लाजमन लेने चाहिए हैं। तो ये बैलेंस डाइट में से ये मिनिमम ग़िज़ा है जो मैं समझता हूँ कि उसको लेनी चाहिए डेली, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है। वैसे तो हर आदमी को लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो और मीट पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया, चूँकि ये बहुत अल्दो कि हम वेजिटेबल बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन जो है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी वैल्यू है, लिहाजा उसको लाजमी शामिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होती हैं, मिसाल के तौर पर खातून को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या और इसी किस्म की कुछ और बीमारियाँ हैं, तो वो भी अवॉइड करती हैं कि जी मैं तो खुद मरीज़ हूँ तो मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरा बच्चा भी जो है अमराज का शिकार हो जाएगा। इस पर आपके क्या कमेंट? नहीं, सिवाय HIV के हर मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। अच्छा, एड्स के अलावा बाकी सब जो है कोई भी बीमारी है तो आप इससे ना घबराएं कि वो आपकी बीमारी बच्चे को मुंतकिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो उसके लिए अगर कोई खातून बीमारी का शिकार है तो उसके लिए कोई एहतियातें भी हैं, भी वो दूध पिलाते हुए कोई एहतियात करे या अपनी ग़िज़ा में एहतियात करे जो उधर मुंतकिल हो, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिट नहीं होती मोस्टली डिजीज, कुछ भी ट्रांसफर नहीं। अच्छा, फिर इसका मतलब है हर सूरत में
ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है और उसमें कोई मसला नहीं। तो आप जैसे अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि माँ के दूध को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, आप भी लाजमी रिकमेंड करती होंगी हाँ, फ्लूइड इनटेक पेशेंट को कहते हैं कि वो ज़्यादा करे अपना, और बार बार फीड कराने से मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ जाती है जी। वो बस एक स्टिमुलस चल रहा होता है ब्रेन में, वो एक साइकिल चल रहा होता है, तो वो स्टिमुलेट होता रहता है, मिल्क प्रोडक्शन आती रहती है। ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी कोई मेल न्यूट्रिशन है जो ग़िज़ाइयत के बावजूद, ऐसी भी ख़वातीन हमें मिलती है ना जो कहती हैं जितनी भी खा लें जी हमें लगता नहीं है जी, ठीक है ना, तो अगर ऐसी कोई मेल न्यूट्रिशन है तो इस सूरत में खातून के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? वो हॉस्पिटल जाए, स्क्रीनिंग करवाए, क्या वजह हो सकती है? नहीं, बज़ाहिर कमज़ोर होने का मतलब ये तो नहीं है उसके अंदर डेफिशिएंसी, अगर वो हर चीज़ खा पी रही है तो फिर वो हमारे यहाँ तो तगड़ा बंदा होना जो उसी को कहते हैं कि ये सेहत अच्छी है, अदरवाइज तो सेहत अच्छी नहीं है। अच्छा, बस हम काउंसल करते हैं कि अगर आप हर चीज़ खा रही हैं और आपकी HP वगैरह पूरी है तो आप नॉर्मल है, ज़रूरी तो नहीं है मोटा ताज़ा होना। अच्छा, जो कोई सप्लीमेंट हैं उसमें सस्ते सप्लीमेंट भी बाजार में दस्तयाब हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो दूध, वैसे ही अगर दूध ही पी ले मदर तो ये भी कैल्शियम इनफ है उसके लिए ना। इसके अलावा भी आयरन कैल्शियम वो बाज़ार में मिल रही होती हैं, हर प्राइस में। विटामिन D भी है। ये जो पैसे वाली ख़वातीन हैं या पैसे वाले फैमिलीज़ हैं वो अमूमन अवॉइड करती हैं बच्चों को दूध पिलाने से, माएँ, और वो कहती हैं कि जी बाहर का जो दूध है डब्बे का वो उसमें तो सारी न्यूट्रिशन है और वो इससे भी ज़्यादा सेहतमंद है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें बल्कि स्टीरॉयड कंटेंट ज़्यादा है, उससे ओबेसिटी का रिस्क ज़्यादा है। स्टीरॉयड भी है उसमें? जी, डायबिटीज़ इस तरह के बच्चों में ज़्यादा होती है, मदर और बेबी की बॉन्डिंग का इशू होता है, और इम्यूनिटी भी बच्चों की कम होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन उस हिसाब से नहीं होते। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे अगर बच्चा बीमार है तो मदर की मिल्क की कंपोजिशन ऐसी हो जाएगी कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, वो बगैर दवाइयों के ही बच्चा जो है ना वो बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ऐसा फार्मूला फीड के साथ तो नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये रिकमेंड करेंगी हर सूरत में जी मदर फीडिंग की तरफ हाँ जाए, वो सबसे बेहतरीन है, चाहे माँ बीमार भी है कुछ भी है वो अपनी सेहत पर तवज्जो दे और मदर फीडिंग करवाए, ठीक है ना। अच्छा मैडम, हमारे कोई मुतालबा करेंगी FDO से, आपके हल्के में ये होना चाहिए, इलाके में ये होना चाहिए? जी, ये FDO के वैसे हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ऐसे प्रोग्राम हमारे इलाकों में करवाए हैं कि उससे ना कुछ गुज़ा में बेहतरी आई है, क्योंकि ये ना छोटे छोटे हमारे घरों में प्लाट होते हैं, उन पे इन्होंने सब्जियां लगवा दी हैं। अभी लोगों में इतना रुझान पैदा हो गया है कि वो सब्जियां खुद खाते हैं, और ट्रेनिंग्स इतनी दे दी हैं कि एक ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को सिखाती रहती हैं। अभी ऐसा प्रोग्राम चल गया, तो हम FDO को यही देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स लोगों को दिखाएं। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे 20 सेकंड है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे कोई खास इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये जो काम हो रहा है इसमें कितनी बेहतरी आ रही है? बस सर, मैं तो ये समझता हूँ कि FDO भी अवेयरनेस दे रही है। हमने खुद देखा है, हम फील्ड में गए इनके साथ ट्रेनिंग में। इस अवेयरनेस को वहाँ से मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए और इसको फैलना चाहिए, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको आगे फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको फैलाना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम भी करने चाहिए जिस तरह से आज का प्रोग्राम है, इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और बैलेंस डाइट का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने न्यूट्रिशन पे बात की है, ये ग़िज़ाइयत है, आपके इर्द गिर्द ग़िज़ा मौजूद है, आपने उसमें से अपने लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा ढूंढनी है और जो है उसको इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, उन्हें दूध पिलाएँ। माँ का दूध उससे बेहतर ग़िज़ा कोई नहीं है, बीमारियों से भी बचाएगा और अच्छी ग़िज़ा भी फराहम करेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।